वेलकम एवरीवन विद फरजाना अली एट 101 इनक्रेडिबल वुमेन सीईओज। आज हमारे साथ हैं सैयदा रोजी रिजवी। शी इज सीईओ ऑफ SR2। She is not only CEO, she is an educationist, writer and motivational speaker. Welcome, Ms. Rosie. Thank you so much. Thank you. Rosie, would you like to share your personal journey with us today? मैंने अपने करियर का बीइंग एजुकेशनलिस्ट, मैंने जो अपने करियर का आगाज़ किया वो एक लोकल बहुत छोटे से कॉलेज से मैंने अपने करियर का आगाज़ किया, लेकिन बहुत जल्दी मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि मैंने भी आगे बढ़ना है। कुछ ही दिनों के बाद मैंने न्यूज़पेपर में एक ऐड मेरे सामने आया जिसमें एक बहुत बड़ी चेन को, एजुकेशनलिस्ट चेन को एक लेक्चरर की ज़रूरत थी। ओके, मैंने कहा इसको ज्वाइन करना चाहिए। जैसे ही मैंने ज्वाइन किया और मैं इंटरव्यू के लिए सेलेक्ट हुई हूँ तो मेरे लिए सबसे ज़्यादा हैरान कन वाली बात थी कि वहाँ पर पंजाब लेवल के वो तमाम गोल्ड मेडलिस्ट आए हुए थे जिनको मैं खुद भी जानती थी। तो मेरे माइंड में जो सबसे पहला माइनर सा एक ख्याल आया वो ये आया था कि नहीं, यहाँ पर मैं सेलेक्ट नहीं हो सकती। इसी दौरान मैंने रियलाइज़ किया कि आज मैं जो कुछ कह सकती हूँ इंटरव्यू में वो मैंने कहना है। मैंने अपने अंदर का डर इस सेंस में निकालना है कि मैं कुछ कर सकती हूँ। यस, अगर सब कुछ कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकती। जब मैंने इंटरव्यू दिया और अनफॉर्चुनेटली मैं हैरान थी कि मेरा इंटरव्यू बहुत बेहतरीन था और वेरी नेक्स्ट डे मुझे कॉल आई, यू हैव बीन सेलेक्टेड। और ये वो मेरे अंदर का जो डर था ख़त्म हुआ। कहते हैं ना कि हर जो डर है वो नाकामी से मिला होता है। फर्स्ट टाइम मैंने ये मुझे ये बड़ा बेहतरीन मेरे सामने एक डिसीजन आया कि मैंने आज जो इंटरव्यू में जो बात की थी लाइक मैं कर सकती हूँ, वो मुझे इन्होंने सेलेक्ट कर लिया। एक बहुत बड़ी चेन थी वहाँ पर, मुझे एज अ लेक्चरर इन्होंने मुझे सेलेक्ट किया। कुछ ही अरसे के बाद मुझे फिर आहिस्ता आहिस्ता जो आपके अंदर का एक दिया होता है ना, वो आहिस्ता आहिस्ता रोशन होना शुरू हो जाता है। मेरे अंदर का जो दिया था वो मुझे कहता था कि नहीं, अब एक कॉलेज लेवल से आपको यूनिवर्सिटी लेवल में भी आना है। एक्चुअली मेरे माइंड में जो साथ साथ चीज़ें चल रही होती थी कि एजुकेशनलिस्ट के साथ साथ मैं कुछ पब्लिक के लिए, अपनी सोसाइटी के लिए काम कर सकती हूँ। इसी दौरान मुझे ओल्ड ड्रैगन इंस्टीट्यूट, वहाँ पर भी कुछ जॉब्स की ज़रूरत थी, तो उन्होंने मुझे कहा कि आप ज्वाइन करना चाहते हैं। ओल्ड ड्रैगन इंस्टीट्यूशन में मुझे सबसे पहले जो मुझे एक पब्लिक फिगर जो मुझे फैसिनेट कर रहा था वो मुन्नो भाई थे। और मैंने जब ओल्ड ड्रैगन इंस्टीट्यूशन को ज्वाइन किया तो वो भी मेरे लिए एक बहुत बेहतरीन, मेरे लिए एक नया एक्सपेरिमेंट था। इसे बहुत खूब रोजी, ये जो आपका सफ़र था लोकल कॉलेज से एक फेमस कॉलेज की चेन को ज्वाइन करना एंड देन ओल्ड ड्रैगन एंड देन टू बिकम अ सीईओ ऑफ SR2, वहाँ से यहाँ तक का सफ़र इतनी तेज़ी से कैसे तकमील पहुँचा? बिल्कुल जी, मेरे पास एक माइंड में एक चीज़ चल रही होती थी कि मैंने अपने हिस्से का काम करना है, सोसाइटी में अपने हिस्से का काम करना है। मैं पढ़ाते हुए जो मेरा एक टारगेट होता था वो निगलेक्टेड पर्सन होता था। निगलेक्टेड पर्सन में मेरी सबसे पहली जो मेरी नज़र पड़ी वो ट्रांसजेंडर पे पड़ी। मेरी कोशिश ये होती थी कि मैं ट्रांसजेंडर के लिए काम करूं। और ट्रांसजेंडर जब मुझे सड़कों पे भीख मांगते हुए मिलते थे, ट्रांसजेंडर जब मुझे बेहतरीन उस हालत में मिलते थे जो कुछ करना चाहते थे लेकिन हम उनको निगलेक्ट कर देते थे। मैंने अपने स्टूडेंट के साथ उनके साथ एक प्रोजेक्ट में काम किया और मैंने बहुत से ट्रांसजेंडर्स को उनका सही मुकाम दिया, जिसमें से एक बहुत बड़ी मिसाल तहज़ीब की है जो आजकल एक बहुत बड़े इंस्टीट्यूट में पढ़ा भी रहा है और इसी के साथ साथ वो एज अ सैलून बहुत अच्छा मेकअप आर्टिस्ट बना है। इस दौरान जब निगलेक्टेड पर्सन में मेरा एक और माइंड ये था कि मैंने एक अपनी ऑर्गेनाइजेशन बनाई, लाइफ फुल ऑफ होप्स। इसलिए मैं हर उस ज़िंदगी के हर उस पैटर्न में उस पर्सन को लेकर आना चाहती थी जो ज़िंदगी को एंजॉय नहीं कर रहे, जो ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हैं। इसी दौरान मेरी नज़र उन निगलेक्टेड पेरेंट्स पर भी आई जो कि जिनको उनके बच्चों ने निगलेक्ट कर दिया था। स्पेशली वो लोग जो कि
जिन्होंने अपने बच्चों को तो बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा कर शादियां कर कर बाहर भेज दिया, लेकिन ख़ुद वो बहुत कम ऐसी ज़िंदगी गुजार रहे थे जिनको देखकर मुझे लगता था कि नहीं, अब हमें कुछ करना चाहिए। फर्स्ट टाइम मैंने उनके लिए काम करना शुरू किया और मुझे अपनी कंपनी बनानी पड़ी SR2। इसका मेन मकसद ये था SR2 का कि हम एक दूसरे को दोबारा आपस में मिला सकते हैं। एक्चुअली मैंने सबसे पहले अपनी सराउंडिंग में क्या देखा, वो ख़वातीन जो काम करती थी और अपने बच्चियों की शादियां कर दी, बेटों की शादियां कर दी। शादियां करने के बाद बच्चे तो कनाडा में, दुबई में सेटल्ड हो गए, लेकिन उसके बाद इन्होंने अपने पेरेंट्स को किनके हवाले कर दिया, मेड्स के हवाले कर दिया। और वो क्या करते हैं, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ मेड जो हैं वो पेरेंट्स को सिर्फ खाना दे देते हैं और उसके बाद वो अपनी औलाद के लिए बहुत Rosie, you're also working as an active member of Academia Linkage. ये प्लेटफॉर्म कैसे काम करता है? एक्चुअली एकेडेमिया ये लिंकेज बेसिकली मेरा मेन टारगेट ये था, मेरा और मेरी टीम का, जो कि लाहौर चैम्बर में काम करती है, कि हमारे पास स्टूडेंट्स के पास डिग्रियां हैं, काम करना चाहते हैं, लेकिन एजुकेशन को वो सही तरीके से यूटिलाइज नहीं करते। डिग्री जस्ट अ पीस ऑफ पेपर, इसके अलावा उनके पास और कुछ भी नहीं है। हमारी कोशिश ये थी कि हम इंडस्ट्री और एकेडेमिया को एक ब्रिज दें, एक लिंकेज बनाएं, क्योंकि हमारा एक मेन क्राइटेरिया ये है कि जब हमारा उस्ताद पढ़ा रहा होता है, उसने कभी खुद इंडस्ट्री को नहीं देखा होता, हम सबसे पहले इंडस्ट्री में टीचर्स को विजिट करवाएं और स्टूडेंट को हम एक प्लेटफॉर्म दें जहां पर आकर वो एज ए इंटर्नी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ के साथ काम कर सकता है। और 2011 से लेकर कमिंग 2020 में हमने अपना ये कामयाब एक्सपेरिमेंट जो हमने इसमें हम कामयाब हुए हैं। हमने इंडस्ट्री में स्टूडेंट के लिए एक डेस्क रखा है जिसमें हर बच्चा डिफरेंट इंडस्ट्री के साथ आकर अपनी एज ए इंटर्नी भी काम कर सकता है और वहाँ पर जॉब भी ले सकता है। Well, Rosie, you're an educationist, you're a writer, you're a motivational speaker, you're running your SR2 NGO, you're working for the people, life full of hopes, and for those parents who are neglected one. How do you manage time for yourself? देखिए, जब हमने टाइम निकालना होता है ना, तो टाइम निकल आता है। अगर हमने कुछ नहीं करना तो मेरा ख्याल है कि सारा साल गुजर जाते हैं। एक्चुअली मैंने ज़िंदगी में ये देखा है कि अगर आप किसी मिशन को हासिल करने के लिए आप निकलते हैं ना, तो आपको रास्ते खुद ही आसान हो जाते हैं। मैंने जब स्टार्टिंग में जॉब मैंने स्टार्ट की तो मेरे पास 4-5 जॉब्स होती थी। तो ये मेरे पास था कि मैं अपने टाइम को मैंने ज़ाया नहीं करना। मैं एक वक्त में पढ़ा भी रही होती हूँ, मैं एक वक्त में ज़िंदगी फुल ऑफ होप्स को भी हैंडल कर रही होती हूँ, मैं एक वक्त में एज अ राइटर कॉलम भी लिख रही होती हूँ, लेकिन फिर भी मेरे पास टाइम ही टाइम होता है। एक्चुअली समटाइम्स हम मेंटली तौर पर इतने बिजी नहीं होते जितना हम अपने आप को फिजिकली तौर पे बिजी रखते हैं। Rosie, you're a strong woman, you are a successful woman. What is source of motivation behind this success? First of all, your parents. My father always tell me, yes, you can do. आप कर सकते हो। और मेरे दिल में भी ये बात होती थी, yes, I want to do something. और ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए मेरा मिशन भी यही था कि जब हम लोगों ने अल्लाह ताला ने ज़िंदगी आपको एक दफ़ा दी है, ज़िंदगी को कुछ पाने के लिए अपने हिस्से का आप रोल प्ले करो। और जब हम आगे बढ़ते हैं तो रास्ते खुद बहुत निकल जाते हैं। Nowadays, women are called the future of Pakistan, as we are 51% in population. What is your take on it? Yes, एक्चुअली हमारी जो ख़वातीन है ना, इनको काम करना नहीं आता। हमारे पास एक ख़ास सोच है कि हम कुछ नहीं कर सकते, वो ही हमारे पास टिपिकल सोच है, जबकि आज की वुमेन वो नहीं है जो पहले की हुआ करती थी। मेरी नज़र में हर इनकलाब औरत का मकरूज़ है। जब भी इनकलाब आता है उसके पीछे एक कामयाब माँ होती है, उसके पीछे एक कामयाब बीवी होती है, एक बेटी होती है और एक बहुत अच्छा इंसान होता है। शायद हम लोग भूल जाते हैं कि एक औरत कुछ नहीं कर सकती, जबकि औरत ही पूरी कायनात को ना सिर्फ रंग दे सकती है बल्कि कायनात को मैनेज भी कर सकती है। बहुत खूब। At the end, any message for this platform? मैंने अभी कहा ना, हर इनकलाब औरत का मकरूज़ है। यहाँ पर मुझे लगता है कि हम जिस इनकलाब की तरफ बढ़ रहे थे, ये वही प्लेटफॉर्म है जिसमें आकर हमने अपना रोल प्ले करना है। और इसी प्लेटफॉर्म में आज की औरत
ہمیشہ اپنا رول ادا کر رہی تھی اور آج وہ کر رہی ہے, اور اس پلیٹ فارم میں آ کر مجھے یہی فیل ہوا ہے. Thank you, Rosie. We are really privileged to have you with us today. تھینک یو سو مچ.